हेलो दोस्तों, आज देखिए हम लोग बायोलॉजी का ब्लड जो चैप्टर है उसको हम लोग लेकर आए हैं और बिना देरी के हुए जितना छोटा बनेगा हम कोशिश करेंगे कि छोटे में समझाने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ब्लड चैप्टर जो होता है बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो ये जो होता है 2-3 पार्ट्स में इसको बांट के हम लोग बनाएंगे। तो उससे पहले है कि जो पहला भाग जो है वो ब्लड जो है उसका बेसिक जानकारी हमको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ब्लड का फर्स्ट पार्ट। देखो, ब्लड का जो 3 से 4 भाग में होता है, तब कोशिश करेंगे कि 2 ही भाग में 2 से 3 भाग में पूरा ब्लड चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देखिए ब्लड के पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ब्लड देखिए, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड का जो अध्ययन का हम लोग ब्लड का अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। देखिएगा कि आप लोग पैथोलैब जाते हैं तो पैथोलैब में जैसे आप टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसका जब जांच करने के लिए ब्लड देते हैं तो उस पेपर में लिखा हुआ रहता है सेरोलॉजी। क्या लिखा हुआ रहता है? सेरोलॉजी। तो ध्यान रहे कि ब्लड का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बन गया कि उसका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। आप ध्यान रहे और चीज़ समझिएगा कि ब्लड जो होता है वो पूरा शरीर में सर्कुलेट होता है। तो ब्लड जब सर्कुलेट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रक्त परिसंचरण। आप ध्यान समझिएगा कि जो रक्त परिसंचरण होता है इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। अब याद रहे विलियम हार्वे ने किया था और कब किया था? तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा रक्त परिसंचरण का खोज कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। किसने किया था? याद रखिए विलियम हार्वे ने किया था। इसके लिए ये जो रक्त परिसंचरण है इसका खोज के लिए इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह रक्त परिसंचरण का खोज के लिए। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि रक्त परिसंचरण पूरा शरीर में हम लोग का होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि यह जो होता है इसका बेसिक जानकारी क्या है। कि बेसिक जानकारी है कि ये सबको जानना जरूरी है, चाहे वो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर घर में बैठे हुए बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी हो, ये जानना सबके लिए सबसे जरूरी होता है। तो ध्यान से समझिए कि जो प्राकृतिक ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड करने का मतलब नेचुरल कोलाइड का करने का मतलब होता है कि कोलाइड हम लोग उसको कहते हैं। देखिए कोलाइड जो होता है ये केमिस्ट्री में है, तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोलाइड के बारे में अच्छे से समझाएंगे। पहले अब यहाँ पर समझिए कि कोलाइड क्या चीज़ होता है। कोलाइड जो होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं उस कंडीशन में पानी के साथ आप चायपत्ती मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं मिलाते? और मिलाने के बाद देखिएगा कि वो क्या होता है कि उसको आप इसे उस चाय पत्ती को आप वहाँ से छानने के लिए आपको छानने चाहिए, आप जाल चाहिए आपको या फिर कपड़ा चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि उसको आप पानी डालते हैं, उसमें क्या चारों को डालते हैं तो क्या होता है चाय पत्ती अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब जो कोलाइड करने का मतलब होता है कि कण प्राप्त होना। तो देखिए उस चाय से मेरा कण प्राप्त हो, क्या चाय पत्ती वहाँ से प्राप्त हो रहा है, कण प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोलाइड उसी कहते हैं जिसमें कण प्राप्त हो। तो ब्लड में भी जो होता है कण प्राप्त होता है। ब्लड जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है, देखने में लिक्विड दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारे कण होते हैं, जिसको अगर हम ब्लड को छानने का काम करेंगे तो तरल भाग अलग हो जाएगा और जो कण है वो अलग हो जाएगा। इसलिए वो क्या हो गया? ये प्राकृतिक कोलाइड हो गया। अगला पॉइंट जो है ब्लड जो है संयोजी ऊतक है। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? कनेक्टिंग टिश्यू। कहने का मतलब है कि पूरा बॉडी को जो है ये कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जहाँ ब्लड नहीं पहुँचेगा वहाँ पर क्या होगा? शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो इसीलिए ब्लड जो है एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है जो पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। अगला पॉइंट क्या है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये 7.4 हो गया तो इसका मतलब कहने का मतलब ये बेस हो गया। बेस मतलब क्षार। ध्यान समझिएगा कि ब्लड जो होता है कहने का मतलब है कि जो पीएच वैल्यू जो होता है 7 से नीचे हो गया तो उसको एसिड बोलेंगे और 7 से ऊपर हो गया, देखिए 0 से लेकर 14 तक पीएच का वैल्यू होता है, लेकिन 0 से 7 तक होता है एसिड और 7 में होता है आपका लवण उदासीन और 7 के बाद जो 7 से 14 तक होता है उसको बोला जाता है बेस यानी क्षार। तो ये हम लोग का जो पीएच वैल्यू होता है ब्लड का वो 7.4 होता है। इसका कहने का मतलब ये क्या हो गया? बेस यानी क्षार हो गया। अगला पॉइंट हो गया, देखिए ब्लड जो होता है मेल में
5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर जो होता है ब्लड की मात्रा होता है मेल में, और फीमेल में कितना होता है तो 5 लीटर होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मेल और फीमेल में जो अंतर होता है ब्लड का, आधा लीटर का अंतर होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि ब्लड का जो निर्माण देखिए, ब्लड का निर्माण, तो ब्लड का निर्माण दो कंडीशन में होता है, दो तरीके से होता है। कैसे दो तरीके से, दो रूप में होता है। ध्यान समझिएगा कि ब्लड जो होता है जब बच्चे, कहने का मतलब जन्म नहीं लेते हैं, बच्चे जब जन्म नहीं लेते हैं यानी जब पेट में रहते हैं बच्चे, उस कंडीशन में जो होता है, जो भ्रूण जो होता है, तो उस कंडीशन में भ्रूण में जो होता है कि अगर बोलेंगे भ्रूण में ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। अगर बात करें वयस्क का बात करेंगे, जैसे देखिए भ्रूण में आप लोग का पर अस्थि मज्जा में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो होता है ना कि उन लोगों का जो हड्डी होता है वो मजबूत नहीं होता है। हड्डी मजबूत नहीं होता, हड्डी के अंदर जो मिलता है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, जो जालीनुमा होता है जहाँ पर ब्लड का निर्माण है वो वयस्क में होता है। लेकिन ये भ्रूण अवस्था में जो उसका हड्डी होता है ना वो बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसके वजह से उसका जो ब्लड का जो निर्माण है वो लीवर में होता है, ना कि अस्थि मज्जा में। ध्यान रहे। अब ध्यान रखिए वयस्क में जो होता है उसका जो बोलेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि ब्लड जो होता है स्टोर कहाँ रहता है। ध्यान रखिए ब्लड जो है स्टोर कहाँ रहता है, इसका जानकारी सबसे जरूरी है। तो ब्लड जो होता है स्टोर जो होता है वो स्प्लीन में होता है। कहाँ पर होता है? स्प्लीन। स्प्लीन यानी पीलिया या फिर तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये स्प्लीन और तिल्ली जो है रहता कहाँ पर है तो ध्यान रहे, ये जो पीलिया या तिल्ली जो है, ये जो उदर है ना, उदर के लेफ्ट साइड में वो मिलता है, जहाँ पर वो ब्लड जो होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए तो ब्लड जब स्टोर होता है तो उस स्प्लीन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ब्लड बैंक के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानते हैं उसको? ब्लड बैंक। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पीलिया यानी तिल्ली, पीलिया या फिर तिल्ली। ठीक है, इसी पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। अब ध्यान समझिएगा कि अब है कि जब ब्लड जब वो डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो कहाँ जाके स्टोर होता है तो वो भी जो स्टोर हो जाता है वो भी पीलिया में ही स्टोर हो जाता है, पीलिया यानी स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड या फिर कब्रिस्तान, ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसको? याद रखिएगा स्प्लीन को। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन गया, याद रखिएगा। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन यानी पीलिया या फिर तिल्ली पर। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? पीलिया को जाना जाता है। ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है तो पीलिया को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जानने के लिए जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है इसको पहले समझिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये होता है ऑयली पदार्थ। कहने का मतलब होता है कि हम लोग जो खाते हैं ऑयली पदार्थ, तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ऑयली पदार्थ जो भी हो, जैसे काजू किशमिश हो या फिर ऑयली पदार्थ में जो भी चीज़ हो वो आप खाते हैं, तो आपको जो शरीर में जो वसा, जो फैट का जो निर्माण करता है वो कोलेस्ट्रॉल कराता है। अब ध्यान रहे कि आप जब ब्लड जांच कराते हैं तो उस कंडीशन में आप कोलेस्ट्रॉल आप जरूर जांच कराइएगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रहा है कि घट रहा है ब्लड में। ध्यान समझिएगा क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब ब्लड में हो, ब्लड में जब ऑयली हो जाता है ब्लड, तो जब पंप करने के लिए हृदय के पास यानी आता है दिल के पास, उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड के साथ जो होता है हृदय चिपक जाएगा, क्योंकि ऑयली पदार्थ में अधिकतर चिपकता है। जब चिपक जाएगा ना उस कंडीशन में जो पंप करना बंद कर देगा। ठीक है, जब पंप करना बंद कर देगा तो आप क्या हो जाएगा कि आप ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर किस वजह से ऐसा होता है, आदमी का हार्ट अटैक किस वजह से होता है, यही वजह होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है वो बहुत अधिक उन लोग सेवन करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होता है। इस वजह से उन लोग का हार्ट अटैक की जो होता है अधिक संभावना होती है। तो ध्यान रहे कि जब ब्लड जांच कराते हैं तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल समझाइए, जो मोटा आदमी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मोटा क्या, पतले के लिए भी है, क्योंकि ऑयली पदार्थ में ये होता ही है। ऑयली पदार्थ को कम सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि जब ब्लड आप देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जांच कराते हैं तो उस समय जब डॉक्टर आपको देता है कि वो देता है कि आपको यदि जब 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो उस कंडीशन में 1 यूनिट नहीं बोल सकते हैं कि एक डिब्बा होता है, जब इंजेक्शन होता है उसमें देते हैं तो 200 ग्राम पर डेसिलीटर। कहने का मतलब होता है कि अभी जो डॉक्टर घर में जो मापता है वो 200 ग्राम नहीं, वो 200 पर डेसिलीटर होता है। यानी कहने का मतलब होता है 200 डेसिलीटर वो बताता है कि ये 200 डेसिलीटर है तो ठीक है, यदि 200 से अधिक है तो फिर आपका दिक्कत है, हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत अधिक होता है। तो उससे बचने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल मतलब ऑयली पदार्थ को सेवन कम करना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। हीमोग्लोबिन, ध्यान समझिएगा कि ब्लड में जो होता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आप ध्यान समझिएगा
ये हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 ग्राम होता है पर डेसीलीटर और फीमेल में जो होता है 13 ग्राम होता है पर डेसीलीटर। लेकिन जब डॉक्टर का जाइएगा ना तो उस कंडीशन में आपको ग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर बोलेगा कि मेल में जो होता है कितना डेसीलीटर जो होता है वो हीमोग्लोबिन मिलता है। तो याद रखिएगा 14 ग्राम कितना होता है, 14 डेसीलीटर होता है और फीमेल में कितना होता है 13 डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर जो आयरन की मात्रा देखिए उसके बढ़ जाएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा हुआ है इसमें आयरन की मात्रा भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो कहने का मतलब है जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होता है, जिस मेल में अधिक होता है तो उसमें क्या होता है कि उन लोग का शरीर जो होता है उन लोग का टाइट होता है। आयरन मतलब लोहा, तो लोहा जैसा होता है। लेकिन लड़की लोग का क्या होता है, फीमेल लोग का क्या होता है, तो 13 ग्राम होता है, तो उसमें आयरन की मात्रा कम होता है, इसीलिए उन लोग का शरीर जो होता है वो मुलायम होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड का कार्य क्या होता है, क्या समझेगा। ब्लड का कार्य होता है ताप नियंत्रण। क्या होता है, ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण करने का मतलब होता है कि शरीर को क्या होता है कि शरीर में को क्या चाहिए कि शरीर को एक सर्कुलेट होता है, उसमें एक ताप होता है। ताप मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। जैसे आप शरीर में से हाथ को आप क्या कर रहे हैं कि आप हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप मल रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो शरीर पूरा हीट हो जाता है। और जब शरीर हीट होता है फिर उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो ताप का जो नियंत्रण करता है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ना, आप इस कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ब्लड सामने आ जाता है, और ब्लड सामने आ जाता है तो कितना हीट लगता है, गर्म लगता है। आप देखिए तो छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ब्लड यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा शरीर में जाने लगेगा, और जब पूरा शरीर में जाने लगेगा तो यहाँ पर ठंडा धीरे धीरे हो जाएगा। तो ताप नियंत्रण का जो कार्य करता है ये भी कौन करता है, ब्लड करता है। अगर बात करेंगे हम ब्लड और क्या कार्य करता है, तो पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको नहीं करता है, हम खाते हैं उसका जो डाइजेस्ट होकर जो विटामिन वहाँ से जो ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होता है, उस ऊर्जा को पूरा शरीर में ले जाने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। अगला जो पॉइंट है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन करने का मतलब होता है कि जो भी आप सांस के तौर पर जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको हीमोग्लोबिन के ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन में जाता है, और वो हीमोग्लोबिन में पूरा शरीर तक अंग तक क्या प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और प्रत्येक कोशिकाओं से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर बाहर निकालने का काम करता है। तो ले जाने और आने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड यानी हीमोग्लोबिन। अब ध्यान ये जो है ये एक उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करने का मतलब है कि जो भी खाया चीज़ है जो वो जब वो डाइजेस्ट होकर जब बेकार पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का भी जो काम होता है किसका होता है, ब्लड होता है। अब जब उत्सर्जन पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि उत्सर्जित ब्लड से जो गंदा पदार्थ कैसे बाहर निकाला जाता है। अब ध्यान देखिएगा ब्लड रक्त। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि इसको दो भाग में बांटे हैं रक्त को। कितने भाग में, दो भाग में। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा जो कि ब्लड का 60% भाग होता है और रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है। ये जो प्लाज्मा होता है 60% होता है, यानी ये जो तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पदार्थ होता है, और ये जो होता है ये आपका कण होता है। ठीक है, रुधिराणु जो होता है वो कण होता है। तो ध्यान रहे कि प्लाज्मा जो होता है 60% होता है और रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है। अब देखिए प्लाज्मा में जो होता है ये यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा क्या है कि प्लाज्मा जो है 60% में यहाँ पर जानते हैं फाइब्रिनोजन दिखाई दे रहा होगा, प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा में मिलता है, और ये प्लाज्मा में मिलता है, ध्यान रखिएगा मिलता तो प्लाज्मा में है लेकिन इसका निर्माण जो होता है ये एक रीति में होता है। ठीक है, यहाँ पर बता देंगे कि प्रोटीन के जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से निर्माण होता है, एक रीति से, लेकिन मिलता कहाँ पर है, प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा होता है क्या, जो लिक्विड पदार्थ होता है। और यहाँ देखिए जब आप डॉक्टर घर जाते हैं, डॉक्टर घर में जब आप बोलते हैं कि सीरम चेक करेंगे, सीरम मतलब कहने का मतलब है कि आपका बीमारी चेक करेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप ब्लड देते हैं उसको, तो जो प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पदार्थ जो होता है वो ले लेता है, ब्लड के माध्यम से वो लिक्विड लेता है, तो ब्लड जो लेता है तो वो लिक्विड चला जाता है, लिक्विड चला जाता है प्लाज्मा चला जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो मौजूद होता है। इसकी वजह से उसका जो प्लाज्मा का जो कलर होता है तो जानते हैं कैसा होता है, नहीं जानते तो समझ लीजिए येलो कलर का होता है, पीला। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो होता है, पीला। जब ये दोनों रहता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो थोड़ा येलो से थोड़ा गहरा हो जाता है, गहरा मतलब थोड़ा रेड में आ जाता है, हल्का रेड मतलब गहरा हो जाता है येलो से। ठीक है, अब जब इसको निकाल लेंगे तो फिर से येलो कलर मौजूद हो जाता है, और जब येलो कलर मौजूद होता है तो उसको बोला जाता है सीरम। क्या कहा जाता है, उसको सीरम कहा जाता है, और सीरम से हम लोग को क्या होता है, जांच होता है। तो ये हो गया प्लाज्मा का, आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से समझिएगा, यह पर देखिए रुधिराणु के बारे में समझेंगे तो रुधिराणु का जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 40%। याद रखिएगा प्लाज्मा और
रुधिराणु को मिला देंगे तो वो ब्लड बनेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये रुधिराणु में देखिए तीन टाइप होता है रुधिराणु का। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए हम इसको अच्छा तरह से अगला स्लाइड में आपको समझा देंगे, इसीलिए अब इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला स्लाइड में हम लोग बता दिए थे, स्लाइड में क्या बता दिए थे कि प्लाज्मा कार्पल्स जो होता है रुधिराणु जो होता है, इसके बारे में समझा दिए थे कि प्लाज्मा में जो होता है दो प्रोटीन मिलता है, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये आप लोग को हम बता दिए थे अगला स्लाइड में। ठीक है, अब इसके बारे में सारा कुछ बता दिए थे। अब देखिए ये हम लोग रुधिराणु के बारे में जानेंगे। रुधिराणु के बारे ये जो होता है ब्लड में से 60% प्लाज्मा होता है और 40% रुधिराणु होता है। तो 40% रुधिराणु है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अब रुधिराणु को 3 भाग में बांटे, किसमें किसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का हिंदी बोलते हैं इसको रेड ये लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और इसको बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी क्या बोलते हैं? बिंबाणु। देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा कि आरबीसी समझिएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सबका सब किसमें मिलता है? रुधिराणु में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? रुधिराणु में मिलता है। रुधिराणु अब देखो ये 40% में ही होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो आरबीसी होता है इसका जो टेक्निकल नाम होता है उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का पूछेगा उसका टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का आपको बोलेगा कि इसका जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी ध्यान रखिएगा, आरबीसी यानी जो इसका जो सेल की संख्या जो 50 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 50 लाख। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा जो रुधिराणु होता है उसमें से 95% भाग जो होता है वो किसका आता है? आरबीसी का होता है। बचा हुआ जो 5% होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ये 95% होता है, ये होता है आरबीसी। ठीक है, और इसी आरबीसी से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, और आरबीसी जो होता है कि अगर कमी हो रहा है शरीर में तो आपको क्या होगा कि आपको शरीर पूरा सुस्त कर देगा, शरीर पूरा सुस्त कर देगा, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आरबीसी का मात्रा जितना होगा हीमोग्लोबिन उतना बढ़ेगा। ठीक है, आप ध्यान समझिए कि एरिथ्रोसाइट टेक्निकल नाम हो गया, बोलेंगे उसका जो उसका संख्या कितना हो गया? 50 लाख का। कभी कभार एग्जाम में जाता है 5 मिलियन। कितना होता है? 5 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा 5 मिलियन। ठीक है, तो कहीं कभी आपको मिलेगा 50 लाख तो कहीं मिलेगा 5 मिलियन। आप ध्यान समझिएगा आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। बोलेगा आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है गोल। ठीक है, उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। गोल करने का मतलब होता है कि आप पेड़ा वगैरह खाए होंगे गोल पेड़ा, उसमें क्या होता है कि आपका एक तरफ कर्व रहता है और एक तरफ प्लेन रहता है। अब देखें गोल तो रहेगा लेकिन एक तरफ क्या रहेगा? कर्व रहेगा। उस प्रकार का जो रहता है वो होता है किसका? आरबीसी का होता है। आरबीसी ध्यान रखिएगा जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका जो आकार होता है आरबीसी का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। वही लिखा हुआ है ऊंचाई पर जाने से उसका आकार बढ़ जाता है। किसका? आरबीसी का। अब ध्यान समझिएगा आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है वो क्या होता है? वो रिकवर खुद कर लेता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें आरसीबी में जो होता है वो लाइसोसोम नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है कि लाइसोसोम आरबीसी में केंद्रक भी नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आरबीसी में जो है वो केंद्रक भी नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है कि ध्यान समझिए कि आरबीसी ध्यान के ब्लड में आपको क्या मिलता है? आरबीसी। अब आरबीसी में क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया तो एक बीमारी होता है जिसका नाम बोला जाता है रक्त अल्पता। कौन सा बीमारी होता है? रक्त अल्पता। और इसी रक्त अल्पता का दूसरा नाम होता है निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। तो कहने का मतलब है यदि आपका आरबीसी घट हीमोग्लोबिन घट रहा है तो इसका मतलब आपका कौन सा बीमारी होने का चांस रहता है? तो निमोनिया, यानी आप बोल सकते हैं वो कौन सा? तो रक्त अल्पता। तो ये हो गया आपका आरबीसी का सारा। देखिए ये सब होना जरूरी है। ध्यान रखिए कि कहने का मतलब होता है कि 50 लाख जो सेल है वो होना
जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब उससे घट जाता है ना तो शरीर में जो होता है कि जो आपका एक्टिव जो होता है, कहने का मतलब शरीर फिटनेस, यानी शरीर जो होता है पूरी तरह से यदि 50 लाख है तो स्वस्थ रहेगा और आपको कोई भी चीज़ करने में आपको क्या होगा, मजा आएगा। लेकिन जब 50 लाख नहीं होता है, उससे कम होता है, तो क्या होता है कि शरीर सुस्त होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी काम करने का तो मन करेगा लेकिन आप कर नहीं पाइएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका आरबीसी से आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी आप क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, उसका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। अब ध्यान रखिए डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो है कितना होना चाहिए, एक व्यक्ति पर कितना होना चाहिए, 10,000। कितना होना चाहिए? 10,000 सेल होना चाहिए। यदि 10,000 से कम हो रहा है तो भी आपका दिक्कत है। इससे अधिक होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आपका कम होगा तो आपका शरीर जो होगा पूरी तरह से आपको कमजोर कर देगा और कोई भी बीमारी होने में बीमारी शरीर में होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी अगर यदि आपका कम हो रहा है, मतलब 10,000 से कम हो रहा है तो बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यही इम्यूनिटी पावर दिलाता है। आप ध्यान समझिए, इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। किसका? याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ध्यान है कि कोई भी एक चीज इसे पहचानेगा कि वो मेरा घर का है या किसी और का घर का है, तो मेरा वंशज है या किसी और का वंशज है, कैसे पता चलता है? तो जिस ब्लड में केंद्रक पाया जाता है उसी केंद्रक से डीएनए और आरएनए का जांच होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है जिस ब्लड में, उसमें ना डीएनए मिलेगा ना ही आरएनए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक मिल रहा है, तो डब्ल्यू में से केंद्रक मिल रहा है यानी यहाँ पर डीएनए मिलेगा। तो जब डीएनए मिलेगा तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि मेरा वंशज है कि किसी और का वंशज है। ठीक है, तो आपको केंद्रक होना जरूरी है क्योंकि अपना वंशज पता करने के लिए। तो वो किससे कौन सा ब्लड से पता चलता है? डब्ल्यूबीसी से। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान के रोग से रक्षा, यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोगों से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? क्योंकि इसका इम्यून पावर इतना अधिक होता है कि यदि आपका 10,000 सेल है ना तो आपको शरीर में आपको बीमारी से आपको बचा सकता है। यदि 10,000 से कम है, इम्यूनिटी पावर का घट जाएगा और आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तो आपको बीमारी से आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बीमारी आपके पास ऑब्वियसली आ जाएगा। बीमारी को दूर करना है तो डब्ल्यूबीसी 10,000 सेल होना जरूरी है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। क्योंकि 3-4 दिन के बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है, फिर तुरंत आ जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, रोगों से रक्षा तो करता है, इसके साथ देखिए उसके क्या होता है, प्रकार। ध्यान समझिएगा क्या प्रकार होता है। कहने का मतलब है कि जो डब्ल्यूबीसी में होता है वो एंटीबॉडी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, तो शरीर को रक्षा करता है। तो मेनली इसका 3 जो होता है इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 3 के बाद ही जानेंगे। रोगों से रक्षा करने के लिए उसका शरीर में क्या क्या होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एक तो होना चाहिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी से होता है। अब बात करेंगे, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है न्यूट्रोफिल, पांचवा है इसोनोफिल और छठा है बेसोफिल। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट। आपका 3 ही इम्पोर्टेंट है। देखिए तीनों का काम क्या किया था उसके बाद जानते हैं। काम होता है एंटीबॉडी का जो काम होता है वो शरीर में यदि कोई भी वायरस वगैरह, शरीर में कोई भी बीमारी यदि आपको प्रवेश कर रहा है शरीर में, तो सबसे पहले देखने का जो काम होता है उसका किसका होता है? तो एंटीबॉडी का होता है। यदि कोई वायरस आ रहा है शरीर में तो उसको देखने का काम करेगा कौन? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी को क्या होता है? रक्षा कर देता है। एंटीबॉडी रक्षा देता है शरीर को, ये देखेगा। और ये किसको संदेश देता है? याद रखेगा, लिम्फोसाइट जो उसका भाई होता है। ठीक है, उसको क्या देता है? इसको सूचना देता है, लिम्फोसाइट को कहता है कि देखिए कि जो है शरीर में वायरस आपका आने लग गया है। तो ये जो देखने का काम किया एंटीबॉडी, लेकिन उससे लड़ने का जो काम करेगा वो करेगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है कोई भी वायरस वगैरह जो होता है उसको मार देता है। ठीक है, लिम्फोसाइट इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी वायरस को जो है क्या होता है उसको नष्ट कर देता है। तो ये जो लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो टी सेल की तरह होता है। किस तरह का होता है? टी सेल, इस प्रकार का टी सेल। तो टी सेल की तरह आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट, और ये वायरस को मारने का काम करेगा। अगला जो पॉइंट होता है मोनोसाइट। देखिए ये जो मार दिया, देखिए देखने का काम किया वायरस को, बीमारी को देखने का काम किया कौन? एंटीबॉडी। अब उसको मारने का काम किया लिम्फोसाइट।
अब देखिए मोनोसाइट का काम क्या होता है, जो वायरस मर गया तो उसको साफ करने का जो काम होता है, तो साफ करने का जो काम होता है उसका होता है मोनोसाइट का। किसका होता है? मोनोसाइट। ये इतना बड़ा होता है, ये पूरा 6 में से सबसे बड़ा यही होता है मोनोसाइट, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो मरा हुआ चीज़ जो आपको वायरस देखने को मिलता है उसको क्या करता है, ये अपने आप ले लेता है और अपने साथ रख लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका WBC। लेकिन ये सब कब आपका काम करेगा? जब आपका 10,000 सेल होगा WBC, ठीक है। यदि उतना नहीं होता है तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा और इम्यून पावर घट जाएगा। जैसे घट जाएगा तो आपका शरीर पूरा कमज़ोर हो जाएगा, तो आप कहीं भी चलिएगा तो आप चलने भी नहीं सकेगा, बीमारी से आपको लड़ना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी पावर बना के रखिए, सबके लिए अच्छा। क्योंकि अब आगे देखिएगा क्या है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विमाणु, ठीक है। इसका जो होता है, इसका जो टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका जो होता है, इसमें जो प्लेटलेट्स में ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सेल होते हैं 2 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं। कितना? 2 लाख। आज देखिए इसका जीवन काल जो होता है 5 से 7 दिन का होता है। कितना होता है? 5 से 7 दिन का होता है। अब देखिए इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। जो प्लेटलेट्स का जो आकार होता है, विमाणु का जो आकार होता है वो कैसे होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। अब बोलेंगे इसमें प्लेटलेट्स यानी विमाणु में क्या केंद्रक पाया जाता है? नहीं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये प्लेटलेट जो विमाणु होता है ना, शरीर में शक्ति प्रदान करता है। यानी आप बोल सकते हैं कि कहीं भी आप यदि चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो शरीर में जो ऊर्जा देने का काम जो करता है ये प्लेटलेट्स ही करता है। कौन करता है? प्लेटलेट करता है, आपको शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो हो गया हम लोग का ये पहला पार्ट था जो हम लोग इतना में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगला पार्ट हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 पार्ट आप लोग बता दिए थे कि 2 से 3 पार्ट में पूरा ब्लड को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।